हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं मार्गदर्शक सीरीज को, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के वो सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी वगैरह हो गया आपका, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया और बर्ड ज्योग्राफी हो गई। आपके स्टेटिक जीके का जितना भी पोर्शन है वो सभी कवर को करेंगे। हिस्ट्री के तीनों हिस्ट्री को कवर करेंगे, साथ में आर्ट एंड कल्चर को भी कवर करेंगे, कला और संस्कृति को भी हम बारी बारी से कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स को भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि ओवरऑल जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं जीके में, उन सभी टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि एक सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आज उसी सीरीज पर हम बेस्ट करेंगे और लघु में मान के चलिएगा लगातार हम क्वेश्चनों के साथ में इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिससे आपका जो डेली का जो रूटीन है वो आपका 1 से 1.5 घंटे अगर आप डेली इस क्लास में बने रहते हैं तो आपको जीके पढ़ने की कहीं से भी वनडे एग्जाम के लिए जरूरत होने वाली नहीं है, क्योंकि इसका जैसे क्वेश्चन तो है ही हमारे साथ में, उसके बाद में जैसे आपके पास में जो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन जो आपका है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज को जो टॉपिक है उसमें टॉपिक की बात नहीं है, आज की जो मार्गदर्शक सीरीज की जो हमने स्टार्टिंग की है उसमें सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर फर्स्ट आज हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार हम आपके साथ डेली 11 बजे आपको एक क्लास मिलने वाली है, जिससे आप लोग जुड़ेंगे और आप लोगों को वनडे एग्जाम में आने वाले सभी वनडे एग्जाम में, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है, आपको आने वाले, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अभी पेपर होने वाला है आपका आरपीएफ एसआई का। ठीक है, आरपीएफ एसआई में आपके जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके के 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। क्योंकि 50 क्वेश्चन क्या इसी सीरीज से आने वाले हैं? क्या 50 क्वेश्चन इसी सीरीज से आने वाले हैं? तो बिल्कुल आपके 50 क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई में है वो आपके इसी सीरीज से आने वाले हैं। पेपर देने के बाद मिलान कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को अभी अच्छा नहीं लग रहा तो पेपर देने के बाद मिलान कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप जुड़े हैं तो आपके साथ विश्वासघात नहीं होने वाला, ओनली विश्वास होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं और कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी सीरीज से आने वाले हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट तो ए बनता है। उसके बाद आपका जैसे यूपी पुलिस के पेपर अभी होने वाले हैं, ठीक है, री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये सीरीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कि आरओ एआरओ के पेपर के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो बिल्कुल पेपर के लिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको जीके और जीएस और जीए की टेंशन अब खत्म कर दी गई है। जीके जीएस और जीए की टेंशन खत्म कर दी गई, क्योंकि आप जुड़ चुके हो ज्ञान जीएस के साथ में, इसलिए जीके और जीके जीएस की सभी की टेंशन जो कि सामान्य अध्ययन से जहां पर चर्चा की जाती है, उन सभी की टेंशनों को समाप्त कर दिया गया है ज्ञान जीएस के द्वारा। ठीक है, यानी कि मेरे द्वारा समस्याओं का समाधान करेंगे। लगभग में आपको डेली रूटीन पर कितनी देर पढ़ना है आपका, अगर डेली की हम बात करें तो डेली रूटीन पर आप कितने घंटे पढ़ें कि आपकी जीके एंड जीके और जीएस सब कुछ कवर आपका हो जाए, एक अच्छे लाइनअप में आप लोग चलने लोगों, जिससे आपको लगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए कि आपका जीके और जीएस में अगर जहां पर 25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, जहां पर 37 पूछे आ रहे हैं, एसएससी एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो कितने पूछे आते हैं? आपके 25 पूछे आते हैं। ठीक है, अपना अपना मानना है। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर एमटीएस सीएचएसएल की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपना अपना मानना है, जितने जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब इसी सीरीज से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डेली ये क्लास 11 बजे मिलने वाली है। तो आपको कितना कवर करना है एक जीके और जीएस के लिए? तो आपको ओनली 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे तक आपको कवर करना है। यानी कि 1 से 1/2 घंटे अगर आप कवर कर लेते हैं पर डे बेस पर, ठीक है, सिर्फ जीके के लिए, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसके आप बाखूबी नोट्स अच्छे से बना लें। क्या करें? नोट्स बना लें। पीडीएफ आपको कमेंट्स बॉक्स में मिलेगी, कमेंट्स बॉक्स में नहीं मिलेगी तो आप व्हाट्सअप करिएगा नंबर पर, ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने आपके लिए जो सीरीज जो लेके आया हूं, ये आपकी पीसीएस पेपर तक की कवर करेगी, जो कि एक छोटे लेवल के पेपर से चलेगी।
और आपके सभी एग्जाम को कवर करती हुई, फाड़ती हुई, आगे बढ़ती हुई, चिढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डेली बेस पर जो कि आपके लिए जो सिस्टमेटिकल जो आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं इन प्रकार से, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मजा लेके पढ़िएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से लगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप इस सीरीज से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कि कैसा रहा आज का सेशन। जैसा जैसा आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे, तभी मैं आपको कुछ और भी बेहतर करा पाऊंगा। ठीक है, तो बारीकी से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, सामान्य अध्ययन लिख के आप लोग नोट्स बनाइएगा। नोट्स क्यों जरूरी है? वो कम टाइम पे हम ज्यादा पढ़ पाए, यानी कि जैसे पेपर टाइम पर मान लीजिएगा मैथ का भी रिवीजन करना है, रीजनिंग का भी है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, जहां सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी हमारे पास जीके का भी रिवीजन है, तो एक बुक आप बना लीजिएगा, उस बुक को आप बना लीजिएगा, यानी कि एक नोटबुक बना लीजिएगा, उस पे आप लोग जीके के जो भी क्वेश्चन है यहाँ से, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग लगातार इस पर निर्भर करिएगा, क्योंकि 100 क्लास पर हम कम से कम 2.5 से 3,000 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा डेली बेस, इसलिए वैसे तो मैराथन क्लास लगा दी जाती भाई 10-20 घंटे की। ठीक है, ऐसा नहीं, डेली बेस, डेली रूटीन जो है वही जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अगर डेली रूटीन की हम बात करेंगे तो देखिएगा, रेगुलर करिएगा, स्टडी पर डे करिएगा। अगर मैं R3 की बात करूं, R की घात 3, तो मैं कहूं अगर एक तो रीड करना है आपको, रीड के बाद रेगुलर करना है। देखिएगा, रीड करना है और आपको रेगुलर करना है, यानी कि पर डे बेस पर करना है। अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उसके बाद में सबसे जरूरी जो बात है वो क्या है? रिवीजन। रिवीजन सबसे जरूरी, अगर यहां पर कोई कॉन्सेप्ट बनता है तो वो बनता है रीड रेगुलर रिवीजन। कि एक क्लास पढ़ने से पहले, जैसे सामान्य अध्ययन का पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है, अभी आप लोगों के पास कुछ मटेरियल नहीं है, मान लीजिए कुछ मटेरियल नहीं है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, तो कल जो क्लास पढ़ेंगे उससे पहले पहली क्लास, मान लीजिएगा एक क्लास आपकी 11 बजे हो रही है। ठीक है, एक क्लास आपकी 11 बजे हो, तो आप 10 बजे बैठिएगा पढ़ने, है ना, जीके को, और 10 बजे आप लोग पढ़िएगा, तो जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करके आइएगा। उसका अगर रिवीजन आप लोग करके आएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। तो 10 बजे बैठिएगा, 11 बजे को क्लास को ज्वाइन करिएगा, और क्लास को ज्वाइन करने के बाद क्या करिएगा? क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको पहले दिन से ही लगने लगेगा कि कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं 25/25, 37/37, 38/38 और 50/50 RPF ऐसा जैसे पेपरों में मैं कर दूंगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चनों के साथ चलते हैं, चर्चाएं आज बहुत हो गई, लेकिन इस चीज पर कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। आपको रीड करना है, रेगुलर करना है और रिवीजन करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन। रिवीजन क्या है? रिवीजन एज ए होमवर्क है। जब हम बचपन में नहीं, इंटर तक जब हम पढ़ते थे तो हमें डर लगता था स्कूल में, क्यों? क्योंकि हमें होमवर्क मिलता था, हमें होमवर्क मिलता था तो हमें डर लगता था, मार साहब मारेंगे, है ना, टीचर मारेगा, इसलिए हम होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से करके ले जाते थे। अब हम बड़े हो गए तो अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग हमें देख रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे, हम आपको मारेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है। तो अब रिवीजन, होमवर्क किस में चेंज हो गया? होमवर्क अब रिवीजन में चेंज हो गया, वो आपको ही करना है। ठीक है, वो आपको ही करना है। तो होमवर्क एज ए बराबर इक्वल ऑफ रिवीजन। ठीक है, यानी कि आर जो था वो किस में परिवर्तित हो गया? एच में परिवर्तित हो गया, या हम कह सकते हैं एच जो है वो किस में परिवर्तित हो गया? आर में परिवर्तित हो गया, है ना, चेंज हो गया। तो होमवर्क अब क्या बन गया? आपका रिवीजन बन गया। तो रिवीजन जरूरी है हमारी लाइफ में। रिवीजन अगर नहीं है, अगर हम डेली नहीं देखेंगे चीजों को, तो हम कहीं ना कहीं तक भूल जाएंगे उनको, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए क्वेश्चनों के साथ में बौछार करते हैं। बौछार ही है पहला क्वेश्चन, देखिएगा गजब का क्वेश्चन है पहला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, भारत में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में ध्यान दीजिए। ध्यान देना है भाई, और ध्यान में देना है कि उपयुक्त में से किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है। तो किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद लिखा है कि किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है, राइट। बात समझिएगा। कह रहे हैं पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश पर है, गंडक परियोजना चंबल नदी पर उत्तराखंड में है,
काकड़ा पार परियोजना तापी नदी या ताप्ती नदी गुजरात में है। तो कौन कौन सा सही है? अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूं तो देखिएगा, गोदावरी नदी आपकी हो गई, गंडक नदी आपकी हो गई, ठीक है, और आपके काकड़ा पार परियोजना हो गई। बहुत सारी परियोजनाएं आपके आती हैं, ठीक है, पेपर में, और क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में बनता भी है परियोजनाओं से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग समझे हो किस पेपर का है? तो प्रीवियस ईयर आरओ में पूछा गया प्रश्न है, और आपके सिंपल अगर बात करूंगा तो आपके एसएससी, यूपी पुलिस वगैरह हर पेपर में पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, बात कर लेते हैं कि पोचमपात कहां पर है? गोदावरी नदी पर है, बिल्कुल सही है आपकी एकदम। गंडक परियोजना चंबल नदी पर नहीं है, कहां पर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। काकड़ा पार परियोजना जो है वो तापी नदी पर है, गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन पहले आप लगा लीजिएगा 1 और 3। ऑप्शन हम लगा लेते हैं 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं गोदावरी नदी। क्या करेंगे? गोदावरी नदी मैं आपको सब डिटेल फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा कि आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर गोदावरी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से जो निकलती है तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी? 1465 किलोमीटर लंबाई है, जो कि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिएगा, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की हम बात करेंगे 1465 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है भाई? 1465 किलोमीटर लंबाई है। बात समझ गए? कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे कि भाई सहायक नदियां क्या हैं, तो प्रणिता इसकी सहायक नदी है। उसके बाद कहें तो इंद्रावती इसकी सहायक नदी है आपकी। फिर अगर मैं बात करूं तो मंजीरा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वो पॉइंट है जो आपके पेपर में लगातार क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो लगातार आपके पेपर में क्वेश्चन बनाएंगे। तो पश्चिमी घाट के कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। अब त्र्यंबकेश्वर कहां से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर की बात करेंगे, त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? आपके नासिक में। नासिक, जहां पर गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में नासिक में क्या लगता है? मेला लगता है। तो नासिक में क्या लगता है? मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर, है ना। तो उसको भी याद रखिएगा, नासिक में है आपके, राइट। आप समझ गए होंगे आपके त्र्यंब, यानी कि गोदावरी नदी जो है प्रादीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं, प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी घाट त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, राइट। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी की, तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है आपकी? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो आपके उस परियोजना का नाम है जायकवाड़ी। परियोजना की बात करेंगे तो परियोजना का नाम है जायकवाड़ी, परियोजना का नाम है जायकवाड़ी। और जायकवाड़ी आपके कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर बनाई गई है? तो ये भी आपके गोदावरी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर बनाई गई, राइट। तो गोदावरी नदी पर बनाई गई है। आपकी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? आपके गोदावरी नदी पर है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा होगा एकदम, ठीक है। अब हमने बात करी तो कौन से बांध है आपके? पोचमपान बांध किस नदी पर है? पोचमपान बांध जो है वो आपके किस नदी पर है? या परियोजना की बात करेंगे तो परियोजना किस नदी पर है आपके? ठीक है, गोदावरी नदी पर है, राइट।
तो पोचमपाद वाला तो राइट हो गया मेरा, यही मेरा आंसर था, पोचमपाद की परियोजना। अब अगर बात करेंगे कौन सी परियोजना थी, दूसरा क्या था मेरे पास में, गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना की बात करेंगे तो गंडक परियोजना आपके कहां पर है, गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना आपके उत्तराखंड में तो नहीं है, कहां पर है, आपके बिहार के अंतर्गत आती है, और थोड़ी सी आपके नेपाल के अंतर्गत आती है। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नेपाल भी आता है, किसके अंतर्गत आती है, आपके नेपाल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में तो ये नहीं है आपके। उसके बाद अगर बात करेंगे तो तीसरा क्या था, काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी की बात करेंगे या तापी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मुल्ताई शहर पड़ता है इसके अंतर्गत, कौन सा शहर, आपके मुल्ताई शहर। ठीक है, अगर बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 740 दिखेगी, कहीं इसकी लंबाई 724 दिखेगी, है ना। ताप्ती नदी पर एक तो आपकी काकड़ा पार परियोजना है, दूसरी आपकी उकाई बांध किस नदी पर है, आपके ताप्ती नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर है, तो उकाई बांध भी आपकी ताप्ती नदी पर है, राइट। समझ में आ रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको कुछ याद हुआ। ठीक है, तो ये इसका डिटेल सोल्यूशन था जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने यहां से कंप्लीट किया कि भाई पहला और तीसरा वाला क्या है, एकदम राइट है, पहला और तीसरा वाला एकदम राइट है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, राइट, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहे निम्नलिखित में से किसका संबंध सही नहीं है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो आपके सही नहीं है। भाई किसका संबंध सही नहीं है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, कंप्यूटर की यूनिट होती है ना। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है क्या। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। 1 गीगाबाइट जो होता है वो आपके मेगाबाइट के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो सही कौन सा नहीं है, सी वाला सही नहीं, सी वाला जो है वो आपका सही नहीं है, उसके साथ में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं, जिसे मैं कहूं हरित क्रांति रेवोल्यूशन, जिसे मैं कह दूं कि हरित क्रांति, तो भाई हरित क्रांति के बारे में सुनिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, 1956 से लेके 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, और 1961 से लेके 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। और 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, तो 1960 का दशक क्या हुआ, 1960 से लेके 1970, ये क्या हुआ आपका दशक हुआ। ये दशक में 1966 और 1966 और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, ध्यान से समझिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। मैक्सिकन देश के गेहूं को भारत में पंजाब में उगाया गया और कई सारी फसल जो कि बहुत ज्यादा उत्पादकता को बढ़ाया गया। इस काम किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन ने किया था। किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन ने। बात समझे कि मैक्सिकन के गेहूं को कहाँ उगाया गया था, पंजाब में उगाया गया था। एम एस स्वामीनाथन ने किया ये काम, और एम एस स्वामीनाथन को भारत में, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और वो मैक्सिकन के जो गेहूं लेकर आया था, जो मैक्सिको का गेहूं जिन्होंने लेकर आए थे, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं नॉर्मन बोरलांग। नॉर्मन बोरलांग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये मैक्सिकन के रहने वाले थे। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कभी 1966 से 1967 के मध्य हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1966 से 1967 के मध्य हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति का जो शब्द था वो किसने दिया था? विलियम गॉट ने दिया था। हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? विलियम गॉट ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। किसने दिया था? विलियम गॉट ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलांग को कहते हैं। और नॉर्मन बोरलांग को 1970 में क्या दिया गया? कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति क्षेत्र में, है ना, पीसफुल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1970 में। किसे? नॉर्मन बोरलांग को, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलांग को। जो गेहूं की प्रजाति लाई गई थी वो कहां उसकी उपज को बढ़ाया गया? पंजाब में उपज को बढ़ाया गया। तो गेहूं भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जो फसल है उसे हम क्या कहते हैं? गेहूं कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल जो है वो गेहूं है। गेहूं का प्रतिशत क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है? तो अगर बात करेंगे गेहूं का प्रतिशत क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है? पंजाब में है। लेकिन गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है? तो गेहूं का उत्पादकता राज्य की बात करेंगे, ठीक है, कहां पर है? आपके यूपी में है। कहां पर है? आपके यूपी में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो इस क्वेश्चन को समझने में तो बताइएगा, ठीक है। फुल तरीके, फुल डिटेल से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन से पूरा हरित क्रांति का टॉपिक समाप्त कर दिया जाए। ये थोड़ी सी अच्छी बात हो गई आप लोगों के लिए, है ना। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन? एक कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, है ना? ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि एक अर्थव्यवस्था की भुगतान खाते का संतुलन से संबंधित होता है। से संबंधित होता है। एक अर्थव्यवस्था के भुगतान खाते का संतुलन किससे संबंधित होता है? कृषि क्षेत्र से, विदेशी क्षेत्र से, सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र से, या निजी क्षेत्र से? भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की इकोनॉमी कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो उपक्रम शामिल होते हैं, एक तो सार्वजनिक और एक आपका निजी। यानी कि जहां पर निजी व सार्वजनिक दोनों व्यवस्थाओं का अस्तित्व होता है या सह अस्तित्व होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत भी क्या है? कृषि प्रधान है। तो जिसमें सार्वजनिक अस्तित्व होता है, निजी अस्तित्व होता है, वहां पर जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था के भुगतान खाते का संतुलन किससे संबंधित होता है? कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है? गलत है। विदेशी क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से? तो आंसर क्या होगा आपके? विदेशी क्षेत्र से। किससे होता है? विदेशी क्षेत्र से होता है, राइट। किससे होता है? आपके विदेशी क्षेत्र से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? कह रहे हैं जो ग्रामीण बैंक की संरचनात्मक का हिस्सा नहीं है ना, रूरल बैंकिंग। क्या बोलते हैं ग्रामीण को? रूरल बैंकिंग, ठीक है, लिख सकते हैं रूरल बैंकिंग का हिस्सा नहीं है। ये तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
देखिएगा हर टाइप का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, रूरल बैंकिंग का हिस्सा नहीं है। देखिएगा साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक या सहकारी व भूमि विकास बैंक। तो देखिएगा वाणिज्यिक बैंक की बात करें, कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पुराने समय में इंपीरियल बैंक कहते थे और इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कब हुई? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है, यानी कि बंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, ये याद रखिएगा कहां पर है? बंबई में। राइट। अब अगर बात मैं यहां से करूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, राइट, ओके, तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? इसके अंतर्गत साहूकार नहीं आते। कौन नहीं आता? साहूकार नहीं आते। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1975 को पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या था? प्रथमा बैंक। क्या नाम था उसका? प्रथमा बैंक इसका नाम था। और प्रथमा बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में है। तो अगर आप मुरादाबाद में रहते होंगे तो आपको प्रथमा बैंक के बहुत सारे एटीएम देखने को मिलेंगे। पीतल नगरी कहते हैं। क्या नगरी कहते हैं इसको? हम पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपका प्रथमा बैंक, जिसे आरआरबी के नाम से भी हम जान सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को ये स्टार्ट किया गया था। राइट, कोई परेशानी इस क्वेश्चन को समझने में? तो साहूकार कौन होते हैं? साहूकार वो होते हैं जो रुपया ब्याज पर दे देते हैं बिना किसी बैंक के, है ना, जो लोगों को ब्याज देते हैं, जैसे सोने चांदी पर गिरवी रखकर जैसे ब्याज दिया जाता है उसे साहूकार कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है ना? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहां पर है? आपके करनाल में है। करनाल में क्या? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपके। अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर है? करनाल। करनाल कहां पर है भाई? तो करनाल की अगर बात करेंगे तो करनाल आपके है हरियाणा में। कहां पर है? आपके हरियाणा में। राइट। मथुरा में बात करेंगे तो मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल है आपका, फर्स्ट हाथी हॉस्पिटल साल है आपके। नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है और आंसर भी क्या है? नई दिल्ली। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की स्थापना किसने करी थी? क्या शहादत खान ने करी थी? नहीं भाई, लखनऊ की स्थापना शहादत खान ने नहीं करी थी। लखनऊ को पहले हम कहते थे अवध, तो अवध की स्थापना किसने करी थी? शहादत खान ने करी थी। अवध की स्थापना जो थी वो शहादत खान ने करी थी। और अवध के बाद की बात अगर करेंगे तो अवध के बाद इसका नाम लखनऊ हो गया। तो लखनऊ की स्थापना किसने करी थी? आसफ उद दौला ने की थी। किसने की थी? आसफ उद दौला ने की थी। राइट, तो आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी और लखनऊ को प्राचीन समय में हम अवध के नाम से जानते थे। तो अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना की अगर बात करेंगे तो शहादत खान ने अवध की स्थापना की थी। लखनऊ जो आज की डेट में लखनऊ बना हुआ है उसकी स्थापना आसफ उद दौला ने की थी। ठीक है, अब देखिएगा नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली की बात आइए कर लेते हैं। पहले हम दिल्ली को क्या बोलते थे? न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी एक सेकेंड इसको सही से समझते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं दिल्ली किसकी है? दिल वालों की। दिल्ली भाई किसकी है? दिल वालों की। जिसके पास दिल है वो दिल्ली जाए, जिसके पास दिल नहीं है वो इलाहाबाद जाए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। इलाहाबाद में क्या मिलेगी? पढ़ाई मिलेगी। और भी हर जगह पढ़ाई मिल रही है। दिल्ली छोड़ के तुम कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा तो लोग दिल्ली जाते हैं ना, ये तो पता ही सभी लोगों को। चलिए, वो तो बात रही अपनी
कहीं भी आप जा सकते हो। दिल्ली की चलिए बात करते हैं, तो दिल्ली की बात करने के लिए एक पॉइंट बनता है कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आप एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट समझिएगा, दिल्ली को क्या करा गया, राजधानी बनाया गया। तो पहले दिल्ली को दिल्ली बोलते थे, उसके बाद दिल्ली को हम न्यू दिल्ली बोलने लगे। अब न्यू दिल्ली से जो राजधानी हम बोलते हैं, अब हम इसे बोलते हैं एनसीआर दिल्ली। क्या बोलते हैं, एनसीआर दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीआर दिल्ली। भारत की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो भारत की प्रारंभिक राजधानी थी कोलकाता। भारत की प्रारंभिक राजधानी कहां थी, कोलकाता। कोलकाता से 1911 में राजधानी लाई गई दिल्ली। याद रखिएगा, कोलकाता से राजधानी 1911 और 1912 में कहां लाई गई, आपकी दिल्ली लाई गई। 1911 1912 में कहां लेकर आएगी, दिल्ली लेकर आई गई। ठीक है। और नई दिल्ली, दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी, 1931 में। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी, 1931 में नई दिल्ली बन गई राजधानी। अब राजधानी नई दिल्ली बन गई, तो दिल्ली से अब क्या हो गया, एनसीआर दिल्ली हो गया। तो एनसीआर दिल्ली का मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। तो किस संशोधन के तहत कर दिया गया था, इसका क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, संविधान के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है। तो दिल्ली से नई दिल्ली कब करेगी, 1931 में। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे गवर्नर, लॉर्ड हार्डिंग यहां पर गवर्नर थे। यहां पे बात करेंगे तो लॉर्ड इरबन यहां पे गवर्नर थे, है ना। लॉर्ड इरबन यहां पे गवर्नर थे। बात समझ में आ गई। और राजधानी 1992 में, 1991 में अगर मैं बात करूं, 91 और 92 में अगर बात करूं, तो नई दिल्ली से क्या बन गया, एनसीआर दिल्ली बन गया। नई दिल्ली से क्या बन गया, एनसीआर दिल्ली बन गया। ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की स्थापना किसने करी, अंगनपाल ने दिल्ली की स्थापना करी थी। और एक किस वंश से थे, तो कह सकते हैं तोमर वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, तोमर वंश से। और अगर दिल्ली को डिजाइन करने की बात करी जाएगी कि दिल्ली को डिजाइन किसने किया, तो दिल्ली को डिजाइन किया था एडवर्ड लुटियास ने। इनका लोटा नहीं मिल रहा था, तो लोटा ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए, राष्ट्रपति भवन में चले गए। एक जगह पर चले गए, उसमें राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी किसने कराया, एडवर्ड लुटियास ने कराया। राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो कि दिल्ली में है, किसने कराया, एडवर्ड लुटियास ने उसको डिजाइन किया था। फिर लोटा नहीं मिला तो बोले लोटस टेम्पल बना देते हैं, तो लोटस टेम्पल को भी डिजाइन किसने किया, एडवर्ड लुटियास ने किया। तो लुटियास के लिए मिल ही नहीं रहा था, है ना। आप बना भी सकते हो, कभी गए होगे तो देखा होगा, कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा भाई, बीजेपी का फूल नहीं है, ठीक है, ये लोटस टेम्पल है, बीजेपी का फूल नहीं है। तो लोग बीजेपी का फूल समझ रहे हैं, वो फूल नहीं है, ठीक है। ये लोटस टेम्पल की बात करी हमने। और लोटस टेम्पल किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसलिए लोटस टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये किस धर्म से संबंध रखता है, भाई धर्म से संबंध रखता है। रेलवे एग्जाम, इसमें रेलवे एग्जाम में पूछा गया कि लोटस टेम्पल, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म के साथ संबंध रखता है, तो भाई धर्म के साथ संबंध रखता है। किस धर्म के साथ संबंध रखता है, भाई धर्म के साथ संबंध रखता है। कौन सा, लोटस टेम्पल, ठीक है, ये याद रखिएगा, लोटस टेम्पल भाई धर्म के साथ संबंध रखता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी, तो जलवायु परिवर्तन, भारत की जलवायु कैसी है। अगर जलवायु की बात करें तो सभी को पता है कि भारत की जलवायु कैसी है, यानी कि क्या बोलते हैं इसे हम, क्लाइमेट। तो भाई भारत की जलवायु है आखिर कैसी, भारत की जलवायु की बात करेंगे तो भारत की जलवायु जो है वो आपकी मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी किस भाषा का शब्द है, तो हम कह सकते हैं मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है।
ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो मानसून है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जब अरबी भाषा का मानसून शब्द है तो एक बात समझिएगा कि जलवायु क्या है? क्लाइमेट है एक प्रकार का। कैसा है आपका? क्लाइमेट है, अरबी भाषा की क्लाइमेट है। ठीक है, अब कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी? 30 जून को जारी की गई थी। अब 30 जून के आगे मैं क्या लगा दूं? तो 30 जून के आगे मैं 2008 लगा देता हूं, क्योंकि 30 जून 2008 को जारी की गई थी। तो आंसर क्या होगा? 30 जून 2008। और 30 जून को कौन सा दिवस बनाते हैं? तो बता सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह दिवस, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस बनाते हैं कब? 30 जून को, राइट। तो 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हम बनाते हैं, राइट। कोई परेशानी हो, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो बताइएगा दोस्तों जरूर, है ना, इस बात पे। भारत सरकार द्वारा सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है? या भारत सरकार द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। संसदीय व एकात्मक, राष्ट्रपति व संघीय, राष्ट्रपति व एकात्मक, संसदीय व संघीय। तो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई गई है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत द्वारा सरकार ने कौन सी पद्धति अपनाई है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो भारत द्वारा सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई? संसदीय प्रणाली तो अपनाई गई है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति तो खत्म ही कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, संसदीय व संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया? संसदीय व संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कस है नहीं इसमें। 1655 में, 1900 नहीं पढ़ना है, 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक विवरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है शनि ग्रह के बारे में। भाई बात किसके बारे में की जा रही है? बात सिर्फ शनि ग्रह के बारे में की जा रही है कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो बलय होते हैं। बलय यानी कि छल्ले होते हैं, ठीक है। शनि के चारों ओर क्या होते हैं? बलय होते हैं। यानी कि शनि ग्रह की बात करें तो इसके चारों ओर क्या होते हैं? बलय होते हैं। इन बलों को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? कहने का मतलब यह है, तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। ठीक है, छल्ले, छल्ले बोले या बलय बोले, ये किसने कही थी ये बात कि उसके चारों ओर छल्ले होते? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सभी लोग नोट करें, शनि ग्रह, शनि, सैटर्न, शनि। देखिएगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट डेंसिटी है, यानी कि घनत्व की अगर बात करेंगे तो शनि ग्रह का घनत्व जो है वो आपका सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो घनत्व की बात करेंगे 0.69 किलोमीटर, नहीं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर के घात 3 है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? ये भी बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो अगर वायुमंडल में बात करेंगे, इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? किसके? शनि के वायुमंडल में। तो इसके वायुमंडल में CH4 यानी कि मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह है उसे क्या कहते हैं? उसे हम टाइटन कहते हैं। और टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास में स्थायी वायुमंडल है। तो टाइटन एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास में स्थायी वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन प्लस CH4 गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, टाइटन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह इसका रिया है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? रिया है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला है आपके, ठीक है, किसने दी थी? तो क्रिस्टियाना
ह्यूजेंस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर है ना, जुपिटर। जुपिटर किसे बोलते हैं? तो बृहस्पति को बोलते हैं। शनि का सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। टाइटन एक ऐसा मात्र उपग्रह है जिसके पास में स्थायी वायुमंडल होता है, इसमें नाइट्रोजन प्लस मीथेन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। करेक्ट। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य हैं या हैं? ठीक है, अब देखिएगा, काली मिट्टी की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा दिवस कब बनाते हैं? तो मैं आपको 2 दिवस आज सिखा चुका हूं। मृदा दिवस हम बनाते हैं 5 दिसंबर को। भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मृदा है उसे हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। तीसरी आपकी लैटेराइट हो गई, लाल मिट्टी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि काली मिट्टी के संदर्भ में भारत में सबसे ज्यादा कौन सी? जलोढ़। ठीक है, अब काली मिट्टी के संदर्भ में इसे रेगुर के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती। कपास यानी कि कॉटन की खेती काली मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है कपास की खेती। अब अगर मैं बात करूं इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम व पोटास की प्रचुरता होती है, तो बिल्कुल होती है। तो बिल्कुल होती है भाई। उत्तर प्रदेश में इसे हम क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में हम इसे करेल कहते हैं। करेल कहते हैं। केरल लिख गया करेल। क्या कहते हैं हम इसे? करेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम इसे करेल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा भारत में जलोढ़ है, यानी कि दोनों के दोनों, ए भी ठीक है और ए भी ठीक है, यानी कि एक व दो दोनों ही दोनों क्या है? एकदम ठीक है। आपके दोनों के दोनों कथन एकदम ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी से संबंधित है। चलिए करें, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ की चोटी कहां पर है आखिर? बताइएगा कहां पर है धूपगढ़ की चोटी। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, कान्हा में है, बांधवगढ़ है, माधव में है। सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है क्या? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है आपके कौन सी? आपकी धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, किस नेशनल पार्क में है? तो मैं कह सकता हूं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, किस नेशनल पार्क में है? सतपुड़ा नेशनल पार्क में। तो आंसर क्या होगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिए किस नेशनल पार्क में? सतपुड़ा नेशनल पार्क में है। सूची ए से सूची बी को सुमेलित करना है। एक कोयला खनन क्षेत्र है आपके और एक राज्य है आपके, कौन सा कहां पर है? सबसे ज्यादा आता है। अगर कोयले की बात करेंगे, ठीक है, कोयला तो कार्बन का कैसा है? अपर रूप है। ठीक है, और अब अगर बात मैं करूंगा कोयले को लेकर, तो देखिएगा कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कहां पर होता है? 4 प्रकार। ये सब कोयले के क्षेत्र हैं, वो राज्य हैं आपके। तो कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में लगभग में 90% से ज्यादा कोयला पाया जाता है ना। गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है। कोयले की बात करेंगे तो कोयला आपके सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? एंथ्रोसाइट्स में। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट सबसे अच्छी किस्म का होता है। उसके बाद आपका बिटुमिन्स का कोयला होता है।
बिटमिन्स के बाद अगर मैं बात करूंगा तो आपके लिग्नाइट का कोयला होता है, लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद बात करूंगा तो पिट कोयला आपके होता है, ठीक है। एंथ्रोसाइड्स का कोयला जिसे कुकिंग कोयला कहते हैं सबसे जम्मू कश्मीर में मिलेगा। विटामिन्स प्रकार का जो कोयला होता है वो आपके कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। लिग्नाइट का जो कोयला है वो आपके कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु में। और जो पीट कोयला होता है वो आपके कहाँ मिलेगा, दलदली क्षेत्रों में। कहाँ पर मिलेगा, दलदली क्षेत्रों में मिलेगा, राइट। तो ये कोयला आपके दलदली क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके दलदली क्षेत्रों में मिले। तो कोयला सबसे ज्यादा भारत में गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में सबसे ज्यादा कोयला आपको मिलेगा, ठीक है। अब कोयला क्षेत्र सिंगरेनी कहां पर है, ये आपके तेलंगाना में। तो पहले का थर्ड हो गया, तो पहले का थर्ड हो गया, तो पहले का थर्ड से ही मिलान हमने कर लिया। तो ये क्वेश्चन सबसे सरल है आपके, हमें एक सटीक पता है तो हमने कर लिया, पहले का थर्ड हो गया। फिर बात करेंगे इम नदी घाटी कहां पर है, आपके उड़ीसा में है, ठीक है। करणपुरा कहां पर है, करणपुरा आपके महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। तो बात करेंगे आपके कहां पर है, झारखंड में है। कमपटी कहां पर है, कमपटी आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ये राइट आंसर हो गया, राइट। एक ऐसा हमारा राइट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन को उस राज्य के साथ ठीक से मिलान नहीं किया गया है जिसमें इसे लॉन्च किया गया था। क्या क्वेश्चन है, किसमें इसे लॉन्च किया गया था, किसके साथ सही मिलान नहीं किया गया। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पवना एग्रियन आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। किसान सभा व एकता आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह वही आंदोलन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कहां की, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह की कहानी चलते हैं कि सरदार पटेल को पहले वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। प्रश्न बनेगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो देखिएगा सरदार की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वहां के कर्ज को, वहां के टैक्सेस को इन्होंने कम कराया था। बारदोली की महिलाओं ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी कारणवश बिजी थे। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली भेजा और बारदोली में टैक्सेस को कम कराने का काम जो किया था वो किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने वहां की महिलाओं के द्वारा जो उपाधि ग्रहण की थी वो क्या थी, वहां की महिलाओं ने कह दिया आपने हमारा टैक्स कम करा दिया, टैक्स कम करा दिया तो मैं आपको सरदार कहने लगी। यानी कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगर ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं तो सटीक आंसर वही होगा। अगर महात्मा गांधी जी हैं तो महात्मा गांधी जी आपके हो सकते हैं, ठीक है। किसान सभा आंदोलन की बात करेंगे, स्वामी सहजानंद ने चलाया था उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल ठीक है। पवना विद्रोह की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, महाराष्ट्र में नहीं है, कहां पर है आपके, कर्नाटक में। कहां पर है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ आपका बी वाला, ठीक है। आंसर हुआ आपकी बी वाला, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कुछ मुख्यतः प्रकार के कुछ प्रमुख आंदोलन है जो कि आपके पेपर में मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह देखिएगा कब हुआ था, तो 1763 से लेकर 1800 में बंगाल में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह की चर्चा किसमें की गई है, एक पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। जिसके लेखक कौन है आपके, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके लेखक है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई थी। और भारत में आनंद मठ से क्या लिया गया है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम यानी कि इक्वल ऑफ सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा भी कहां पर की गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सन्यासी विद्रोह की बात करी, वंदे मातरम, आनंद मठ की चर्चा की गई है आपके, ठीक है। अगर बात करेंगे, ठीक है, पाइका विद्रोह कहां पर है, आपके उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। कब हुआ था, 1817 में हुआ था। बेल्लू थम्पी विद्रोह आपके त्रम्बड़ कोर में है, आपके 1805 से लेकर 1809 तक आपके हुआ था, यानी कि 4 साल के मध्य तक चला था ये। राव भार
मल विद्रोह गुजरात में हुआ था 1861 से लेकर 69 तक ये विद्रोह चलता रहा था। ठीक है, रोमोसिस विद्रोह आपके 1882 से लेकर 29 तक चला था, 1822 से लेकर 29 तक चला था आपके कहां पर, पुणे में। गडकरी विद्रोह आपके महाराष्ट्र में हुआ था, शांतवादी विद्रोह आपके हुआ था, राजू विद्रोह आपके हुआ था। ये वो विद्रोह है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही कठिन बनते हैं, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको याद कैसे करिएगा, इनको सिर्फ एक ही रीजन है कि इनके लिए सबसे जरूरी बात है रिवीजन। ठीक है, तो बार बार आप इनका रिवीजन करिएगा। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जो सने हैं वो याद करना बहुत ही कठिन बात होती है, इसलिए मैं आपको बार बार बताऊंगा कि आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करिएगा, कमेंट्स बॉक्स से करिएगा, वरना आप मुझे लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उससे आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो उस नंबर पर जाकर। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि ये विद्रोह आपके बहुत सारे पेपर में मैचिंग करने के लिए आ सकते हैं। जैसे राजू विद्रोह भी कुछ हाल ही में एसएससी पेपर में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी पेपर में पूछा गया था। पाइका विद्रोह को भी मैंने देखा था, उड़ीसा के पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था, लेकिन उड़ीसा के नहीं, यानी कि एसएससी पेपर में भी पूछा गया था, उड़ीसा के पेपर हुए होंगे उसमें भी पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह तो कई बार पूछा गया है, क्योंकि आनंद मठ हो गया आपके, आनंद मठ में चर्चा की गई है सन्यासी विद्रोह की, और आनंद मठ पुस्तक से ही आपके वंदे मातरम की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी बातें आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? तो पशुओं की क्रूरता के लिए रोकथाम किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या वर्तमान सूची? आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं आपके। ठीक है, अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 22 भाग हैं आपके। और अगर बात करें 22 भाग के बाद में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां आपके। ठीक है, अब पहले 8 थी, अब कितनी होगी आपकी? 12 अनुसूचियां होंगी, तो 8 प्लस 4 यानी कि 12 आपके अनुसूचियां हो गई। अब आपके 3 भाग और जुड़ गए, यानी कि भाग आपके 25 हो गए। और अगर बात करेंगे अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद आपके 450 से अधिक हो चुके हैं, यानी कि लगभग में आपके जो अनुच्छेद हैं वो आपके कितने हो चुके हैं? 465 तक हो चुके हैं। ठीक है, इन सभी बातों को मैं आपको बता चुका। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा अच्छे से, मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पशुओं की क्रूरता की रोकथाम निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची या वर्तमान? वर्तमान कोई सूची नहीं होती। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, अनुसूची नंबर 7, और अनुसूची नंबर 7 से जो अनुच्छेद संबंधित है, जो अनुसूचियों से संबंधित जो आर्टिकल है, उसे हम 246 का नाम देते हैं। तो 246 जो आर्टिकल है वो अनुसूची नंबर 7 से संबंधित है। उस अनुसूची में 3 प्रकार की सूची आती है। कितने प्रकार की सूची आती है? 3 प्रकार की। एक आपकी संघ सूची आती है, फिर आपकी राज्य सूची आती है, संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है आपके, और आपके संवर्ती सूची आती है। कौन सी सूची आती है? संवर्ती सूची आती है। ठीक है, संवर्ती सूची आती है, राज्य सूची आती है, और संघ सूची आती है। ये 4 सूची, 3 सूची आपके अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसी में रखा गया, जैसे अगर संघ सूची बात करें तो देखिएगा बैंकिंग, अगर बैंकिंग को किस सूची में रखा गया? संघ सूची, क्योंकि बैंकिंग की देखरेख कौन करता है? सिर्फ आपके कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। रेलवे हो गया, आपके डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस आपका हो गया, ये सब आप कौन करता है? तो ये सब आपके संघ सूची के अंतर्गत करते हैं। कौन करती है? संघ सूची के अंतर्गत ये आते हैं। अब अगर राज्य सूची की बात करें तो जैसे मैं कह सकता हूं कृषि किस सूची का विषय? राज्य सूची का। पुलिस किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। पुलिस किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। अब अगर मैं संवर्ती सूची की बात करूं, कॉन्करेंट सूची की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं जैसे परिवार नियोजन, ठीक है, जितने भी नियोजन हो गए आपके, परिवार नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन,
ठीक है, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, जैसे शिक्षा किस सूची का विषय है, तो मैं कह सकता हूं शिक्षा आपके किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय, यानी कि वो विषय जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों चर्चा करती है उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। वे विषय जिन पर सिर्फ राज्य सरकार चर्चा करती है उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है, जिन पर केवल केंद्र सरकार चर्चा करती है उन्हें केवल संघ सूची में रखा जाता है, जिन पर दोनों पर चर्चा की जाती है उन्हें किस पर चर्चा की जाती है, उन्हें समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो अगर पशुओं की प्रतिकूलता की बात करेंगे तो भाई दोनों अपनी अपनी योजनाएं चला रही हैं कि पशुओं को परेशान ना किया जाए, तो किस सूची के अंतर्गत रखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत रखा हमने समवर्ती सूची के अंतर्गत उसको रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा आपके कितने देशों से गुजरती है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो भूमध्य रेखा यानी कि मेडिटेरियन लाइन, भूमध्य रेखा आपके देखिएगा, भूमध्य रेखा की बात करें तो सब लोग नोट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो अगर बात करूं भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, 13 देश प्लस 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 13 देश प्लस 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से गुजरती है। ठीक है, आप देखिएगा 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा को जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो क्या करती है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध में विभाजित करती है, दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करने वाली, पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, विश्व के मानचित्र को दो भागों में जो बांट देती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन, जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, जो 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से दोस्तों, 13 देशों से होकर गुजरती है। क्या वो 13 देशों के नाम आपको याद है क्या, बताइएगा, तो 13 देशों के नाम आपको याद है क्या। ठीक है, तो देखिएगा अगर 13 देशों की बात करेंगे, चलिए पहले किसकी बात कर लेते, 3 महाद्वीप हो गए। ठीक है, महाद्वीप में देख लीजिएगा, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और आपके अफ्रीका महाद्वीप, ये महाद्वीप दिखेगा। एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आपके अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद जल निकाय देखिएगा, जल निकाय की अगर बात करेंगे तो जल निकाय पर आइएगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर यानी कि हिंद महासागर और आपके अटलांटिक महासागर। ठीक है, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, 3 सबसे बड़े महासागर से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, अब 13 देश की अगर बात करेंगे तो देखिएगा 13 देश में आपके इक्वेडोर आता है। ठीक है, कोलंबिया से भी गुजरती है। ठीक है, केन्या से भी गुजरती है, सोमालिया से, युगांडा, युगांडा, युगांडा से भी गुजर रही है आपके। ठीक है, याद रखिएगा युगांडा से भी गुजर रही है। क्या है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, युगांडा से भी गुजर रही है आपके। अब अगर बात करें मालदीव से भी गुजरती है, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, मालदीव हो गया, ब्राजील से भी होकर गुजरती है, साओ टोम से होकर गुजरती है, प्रीसेप से होकर गुजरेगी, प्रीसेप से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा प्रीसेप के बाद इंडोनेशिया से गुजरती है, गैबोन से गुजरती है। ठीक है, किससे गुजरती है, चलिए यहां लिख लेते हैं, गैबोन से भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा नहीं आया, गिनी आया क्या, इससे तो गुजर गई, इससे भी गुजर गई, गिनी नहीं आया, और रबाडा से नहीं गुजरती, यानी 3 और 4 से नहीं गुजरती। तो 3 और 4 वाला देखिएगा, 3 और 4 से नहीं गुजरती।
ठीक है, 3 और 4 से नहीं गुजर रही है। ठीक है, लोकतांत्रिक 2 राज्य होते हैं, यानी कि कांगो से भी गुजर सकती है, इससे कांगो से भी। ठीक है, याद रखिए किससे गुजरती है, कांगो से भी गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंगस के संदर्भ में कौन से कथन सही है, विचार कीजिए। तो वारेन हेस्टिंगस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, इससे ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन क्या ही बनेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन क्या ही बनेंगे। ठीक है, देखिएगा, वारेन हेस्टिंगस की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंगस कब से कब तक भारत का क्या रहा, गवर्नर जनरल। तो अगर बात करें 1772 से लेकर 1785 तक रहा, सुनते रहिएगा बस। अब देखिएगा, पहले क्या बना, पहले वो बंगाल का जनरल था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर थे पहले, फिर बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंगस। याद समझिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना दिया गया। तो मैं कह सकता हूं ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किसके समय में आया था, वारेन हेस्टिंगस के समय आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किसके समय में आया था, किसके टाइम पर आया था, तो वारेन हेस्टिंगस के समय में आया था। वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल गवर्नर था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे आपके। ठीक है, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1773 में इन्हीं के समय में 73 और 1774 में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1775 में इन्हीं के समय में प्रथम अंगला युद्ध हुआ था, प्रथम अंगला प्रथम अंगला मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम अंगला मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सब इन्हीं के काम पर हुए थे, ये सब इन्हीं के टाइम पर हुए थे। फिर 1780 में अंगला मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय। ठीक है, 1780 में अंगला मैसूर युद्ध भी हुआ था, अंगला मैसूर युद्ध भी हुआ था। ठीक है, कुछ बहुत सारे पॉइंट है। न्यायिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जनक कहता है, सिविल सेवा का जनक नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यायिक सेवा का जनक भी कहते हैं वारेन हेस्टिंगस को। उन्होंने आलिया मदरसा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, किसके साथ करी थी, रखने में समर्थन किया था। 1760 में किसने, सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, विलियम जोन्स ने, बहुत बड़े राइटर थे विलियम जोन्स। तो बंगाल सोसाइटी क्या करती थी, अनुवाद करती थी, किसकी पुस्तकों का अनुवाद करती थी, ट्रांसलेट करती थी, ट्रांसलेट करती थी भाई, किसकी पुस्तकों का ट्रांसलेट करती थी। ठीक है, तो उन्होंने बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की नींव रखने का समर्थन किया, बिल्कुल समर्थन किया। रखी किसने, तो रखी 15 जनवरी 1780 को किसने रखी, सर विलियम जोन्स के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, क्या करती थी बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी, पुस्तकों को अनुवादित करती थी। विश्व में सबसे ज्यादा अनुवादित पुस्तक कौन सी है, पंचतंत्र, जो कि विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो देखिएगा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही है, 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, सही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। 100% गलत करने वाला प्रश्न है। सबसे पहले तो वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर की सबसे पहले बात करते हैं।
एटमॉस्फेयर में बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, 98% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21% आपके ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। दो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें। फिर अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं, और ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6%। और उसके बाद सिलिकॉन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं 27%। ये आपका किसका प्रतिशत हो गया, एक पृथ्वी का प्रतिशत हो गया, जो कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसें हैं। अब अगर बात करेंगे ब्रह्मांड में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में किसमें, ब्रह्मांड में। अब यहां तक हमने कुछ तो सीखा है कि तीनों को अलग अलग देखा। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे CH4 ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी कैसी है आपकी, ग्रीन हाउस गैस है। बस सुनते चलिएगा, मजा आ जाएगा, एक क्लास देख ही। ठीक है, ये सब कैसे ग्रीन हाउस गैस है, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जलवाष्प CO2 आपकी है। ठीक है, ये सब कैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, वायुमंडलीय ऊष्मीकरण करती हैं। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अब सूर्य ये है, सूर्य में दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको पराबैंगनी किरणें क्या उत्सर्जित करती हैं, नहीं, सूर्य से आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो कि ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इसका आंसर पराबैंगनी किरणें नहीं होगा, जो उत्सर्जित करके जो गर्म होगी उससे हम क्या कहेंगे, अवरक्त किरणें कहते हैं। ठीक है, इसमें पराबैंगनी किरणें अगर आप लगाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, तो निचले वायुमंडल को गर्म करेंगे उन्हें अवरक्त किरणें बोलते हैं, इंफ्रारेड किरणें बोलते हैं, ना कि उन्हें बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे जैसे प्रश्न पेपर में पूछा गया होगा तो अधिकांश लोगों ने शायद ही नहीं इसको गलत लगाया होगा। अग्नि चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि चट्टान, ठीक है, अग्नि चट्टान के बारे में, अब अग्नि चट्टान देखिएगा, चट्टानें तीन प्रकार की होती है, अग्नि चट्टानें होती हैं, अपसादी चट्टानें होती हैं, और आपके, ठीक है, रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो अग्नि चट्टान संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होती हैं। तो संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होती हैं, वे परतों में होते हैं और जीवाश्म सहित होते हैं। तो जीवाश्म सहित तो नहीं होती, जीवाश्म सहित जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसादी चट्टान कहते हैं। अपसादी चट्टान कहते हैं, जो जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं उन्हें अपसादी चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, तो सिलिका बिल्कुल नहीं है, सिलिका होती है, यानी कि ये दोनों गलत हो गए आपके, यानी कि एक केवल सही है, तो केवल एक ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा, जीवाश्म कहाँ मिलेंगे आपको, अपसादी चट्टानों मिलेंगे। देखिएगा, चट्टानों का टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो अब चट्टानों का टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके उसको पहले जाके पढ़ लीजिएगा। चट्टानों का बेशक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और बंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। फिर से पढ़िएगा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहां पर है, गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और बंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। कच्छ की खाड़ी की बात कर दी गई है, तो कोलकाता तो होगा नहीं, कोलकाता तो होगा नहीं आपके। कच्छ की खाड़ी की बात कर दी तो कोलकाता क्या होगा, आंसर क्या होगा, दीनदयाल पोर्ट, पंडित दीनदयाल पोर्ट, यानी कि कांडला बंदरगाह, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है जिसे कहते हैं कांडला पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 संवैधानिक संविधान संशोधन, 102 संवैधानिक संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कौन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो आर्टिकल है आपके आर्टिकल नंबर 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, पिछड़ा वर्ग आयोग आता है आपके 340 में। और 342 के अंतर्गत अगर बात करेंगे, 342 में क्या है, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वह किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसके लिए वह परामर्श कर सकता है उस राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, लेफ्टिनेंट राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। काका कालेलकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, जिसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत संवैधानिक दर्जा। ओबीसी से संबंधित आर्टिकल है 340 और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों को निर्दिष्ट कर सकता है राज्यपाल के परामर्श से। 342 आर्टिकल उस पर बर करता है, ठीक है। काका कालेलकर थे यहाँ के राष्ट्रीय प्रथम आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा। जो मैंने बिट डिटेल के साथ आपको पूरी क्लास समझाई है, एक एक पॉइंट को कवर किया है, जहां से भी हो सका आप नोट्स जरूर बना लें, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को। उसके बाद में कमेंट्स जरूर करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इस वीडियो को जरूर करिएगा और किसी वीडियो पर मत करिएगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर करिएगा जिससे मैं आपको आगे की क्लासें लगातार दे पाऊं, ठीक है। तो 11 बजे ठीक इसी प्रकार से हम डेली बेस पर मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।